ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। मेरठ, दिल्ली और तमाम उत्तर भारत के दूसरे शहरों में क्रांति भड़क उठने से अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बौखला उठा। उसने अवध के इलाके पर कब्जा करने के लिए जनरल नील को भेजा। उसके साथ कलकत्ता, रंगून और मद्रास से भेजी गई एक विशाल सेना थी। इसके साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने शिमला के कमांडर इन चीफ एनसन को आदेश दिया कि वो पंजाब की सेना इकट्ठी करके दिल्ली पर कब्जा करे। और जनरल नील अवध के इलाके में मौत का पैगाम लेकर आ गया। सबसे पहले बनारस नगर में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। फिर उसकी सेना ने आसपास के इलाकों पर कहर ढाना शुरू किया। इतिहास लेखक जॉर्ज विकर्स नैरेटिव ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में लिखता है, जनरल नील के सिपाही एक एक गांव में घुसते थे। जितने आदमी उन्हें रास्ते में मिलते थे उन्हें वो बिना किसी भेद के तलवार से मौत के घाट उतार देते थे, या गोली से उड़ा देते थे, या फांसी पर लटका देते थे। जगह जगह फांसी के तख्ते खड़े किए गए जिन पर 24-24 घंटे बराबर काम जारी रहता था। जब इनसे भी काम न चला तो अंग्रेज अफसरों ने दरख्तों की शाखों से फांसी का काम लेना शुरू किया। जिस आदमी को फांसी देनी होती थी उसे हाथी पर बिठाकर किसी ऊंची डाल के पास ले जाया जाता था। उस आदमी की गर्दन रस्सी से डाल के साथ बांध दी जाती थी और फिर हाथी हटा लिया जाता था। अंग्रेजों ने विद्रोह का जो प्रतिकार किया उसका हाल स्वयं अंग्रेज इतिहासकारों ने बड़े प्रामाणिक ढंग से और बड़े ही निंदनीय शब्दों में लिखा है। विप्लव का इतिहास के लेखक सर जॉन के और मालेसन लिखते हैं, गांव के बाहर तोपें लगा घरों में आग लगा देते थे। तोपें गोले बरसाती। इस दृश्य को देखने में अंग्रेज अफसरों को बड़ा मजा आता। आग इतनी होशियारी से लगाई जाती कि गांव का एक भी आदमी क्या पशु तक न बच पाता। 18 जून 1857 की रात जनरल नील की सेना ने इलाहाबाद में प्रवेश किया। अगले दिन इलाहाबाद के चौक में लगे नीम के 7 पेड़ों पर 800 निर्दोष नगरवासियों को फांसी पर लटका दिया गया। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित बालकृष्ण भट्ट उस समय 15 वर्ष के थे। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, इलाहाबाद के चौक पर फांसी का दृश्य देखने अहियापुर मोहल्ले का एक आदमी वहां पहुंचा। अंग्रेज अफसर ने उससे पूछा, ओ मैन, तुम इधर में क्यों खड़ा है? सुना है कि यहाँ फांसियां दी जा रही हैं, तो देखने चला आया। ओ, इसको भी फांसी दे दो। लेकिन मैं तो निर्दोष मैंने तुम गवाह बन जाएगा। ले जाओ इसे। अरे नहीं, लटका दो इसको फांसी पर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। और तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। इतिहासकार होम्स अपनी पुस्तक सिपाही युद्ध में एक अंग्रेज अफसर का बयान लिखता है, यूं बूढ़े आदमियों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर हमने उन्हें तो क्या, दूध पीते बच्चों को गोद में लिए औरतों तक को गोलियों से भून डाला। हमने उनसे उसी तरह बदला लिया
जैसे बुरे अपराधियों से बदला लिया जाता है। सर जॉर्ज कैम्पबेल ने जनरल नील के अत्याचारों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हाँ, मैं जानता हूँ कि इलाहाबाद में बिल्कुल बिना किसी तमीज के कत्लेआम किया गया था। नील ने वहाँ वो काम किए जो कत्लेआम से भी अधिक भयंकर मालूम होते थे। उसने लोगों को जानबूझकर इस तरह की यातनाएं दे देकर मारा, जिस तरह की यातनाएं, जहाँ तक हमें सबूत मिलते हैं, हिंदुस्तानियों ने कभी किसी को नहीं दी। उधर पंजाब में क्रांति की पूरी तैयारी थी, लेकिन अंग्रेजों को मेरठ की क्रांति की खबर मिल जाने से वे सावधान हो गए थे। इतिहासकार मालेसन, व्हाइट और विल्सन तीनों ने स्वीकार किया है, मेरठ में क्रांति का समय से पहले आरंभ हो जाना अंग्रेजों के लिए बरकत और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हानिकर साबित हुआ। यदि पूर्व निश्चय के अनुसार एक साथ ही एक ही तारीख सारे भारत में स्वाधीनता का युद्ध शुरू हुआ होता तो भारत में एक भी अंग्रेज जिंदा न बचता और भारत में अंग्रेजी राज का उसी समय अंत हो गया होता। इतिहासकार जेसी विल्सन लिखता है, वास्तव में मेरठ शहर के स्त्रियों ने वहां के सिपाहियों को वक्त से पहले भड़काकर अंग्रेजी राज को गारत होने से बचा लिया। पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियामीर में थी। वो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के अधीन थी। मेरठ की खबर मिलते ही मॉन्टगोमरी सावधान हो गया। 13 मई को सवेरे मॉन्टगोमरी ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को परेड मैदान में जमा किया। गोरे सिपाही तोपे लेकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। इसके बाद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखा लिए गए। फिरोजपुर में कंपनी का एक बहुत बड़ा मैगजीन था। 13 मई को सुबह हिंदुस्तानी सिपाहियों को परेड मैदान में इकट्ठा किया गया। सिपाही न केवल शांत थे बल्कि पूरी वफादारी दिखा रहे थे। अंग्रेज खुश हो गए, लेकिन परेड के बाद उसी दिन दोपहर क्रांति शुरू हो गई। नगर के लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मैगजीन को खुद आग लगा दी। भारतीय सेना अंग्रेजों को मारकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पेशावर देशी पलटन नंबर 24, 27 और 51 पैदल तथा 5 नंबर सवार ने 22 मई को क्रांति का निश्चय कर लिया था। मियां मीर की खबर पाकर पेशावर की गोरी सेना ने भारतीय सेना को घेर कर सारे हथियार रखवा लिए। रात को शक के आधार पर 13-14 सिपाहियों को फांसी दे दी गई ताकि दूसरों को सबक मिले। बाद में बहुतों को फांसी और तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास मर्दान में 55 नंबर पलटन थी। पलटन के कर्नल स्पॉटिशवुड को पूरा विश्वास था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, लेकिन उसके कहने के बावजूद जब फौज से हथियार रखवाने का उस पर दबाव डाला गया तो इस पर स्पॉटिशवुड ने आत्महत्या कर ली। बाद में पेशावर से गोरी सेना मर्दान भेजी गई, जहां संघर्ष में 150 हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए। सैकड़ों सिपाहियों को बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाने की देशी पलटनें चुपचाप क्रांति की तैयारी कर चुकी थीं। 9 जून को जालंधर की फौज ने क्रांति कर दी। गोरी फौज उनका मुकाबला न कर सकी। हिंदुस्तानी सेना तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गई। फिर फिल्लौर और लुधियाना में भी क्रांति का बिगुल बजा। वहां की भारतीय सेना भी दिल्ली के लिए चल दी। दिल्ली सन 1857 की क्रांति का मर्म स्थल दिल्ली था। बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर क्रांति आरंभ हुई थी। शहंशाह बहादुर शाह जफर ही क्रांतिकारियों की आशाओं का मुख्य केंद्र थे। यूं भी कह सकते हैं कि काफी हद तक दिल्ली की सफलता पर भारत की स्वाधीनता निर्भर थी। सारे भारत से सेनाएं आकर दिल्ली में जमा हो रही थीं। वे जगह जगह के कंपनी के खजाने ला लाकर बहादुर शाह जफर के कदमों में रख रही थीं। अमा मुंशी महेश्वर दयाल, ये सुबह सुबह किसका फरमान पढ़ने बैठ गए?
आ गए मौलाना तुम। मैं जानता था कि सुबह सुबह अहमदुल्ला खां आता ही होगा। अरे यार, कभी तो नागा कर दिया करो हैं। जैसे सूरज जरूर निकलता है ना, वैसे सुबह सुबह मियाँ अहमदुल्ला खां यहाँ प्रकट हो जाते हैं। यार महेश्वर दयाल, तू खुदा का शुक्रिया अदा कर कि मुझ जैसे पाक इंसान का तुझे दीदार हो जाता अरे है। छोड़ो मियाँ ये बातें। घर में बीवी हुक्का नहीं पीने देती तो यहाँ मेरे बहाने आ जाते हो। बैठो बैठो, हुक्का ताजा करवा देता हूँ। लो पियो। तब तक मैं जरा ये फरमान पूरा पढ़ लूं। यार महेश्वर, कसम से तेरी इसी अदा पर तो मैं निछावर हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू हुक्का पी बातें न बना है। पढ़ लिया? आप बताओ मुंशी जी, क्या फरमान है और किसका है? भाई, इस वक्त तो मियाँ अपने शहनशाह बहादुर शाह जफर के ही फरमान ऐलान जारी हो रहे हैं। तुमने पिछला ऐलान तो सुना ही है कि अगर कोई गौ हत्या करेगा तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे। हाँ भाई, बहादुर शाह जफर ने ऐलान करवा कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता। बाबर से लेकर औरंगजेब तक गौ हत्या पर पाबंदी लगी रही थी, लेकिन इन फिरंगियों ने। खैर, ये बताओ कि फरमान में आगे क्या लिखा है? मियाँ, ये तो उस खत की नकल है जो शहनशाह बहादुर शाह जफर ने तमाम राजाओं को भेजा है। सुनो, मैं पढ़ता हूँ। फरमान में लिखा है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस जरिए से भी और जिस कीमत पर भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरी ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि तमाम हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों को निकाल देने के बाद अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की मुझ में ज़रा भी ख्वाहिश बाकी नहीं है। अगर आप सब देशी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज से अपनी अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हों तो मैं इसके लिए राज़ी हूँ कि अपने तमाम शाही अख्तियारात और हकूक देशी नरेशों की किसी ऐसी मंडली के हाथों सौंप दूं जिसे इस काम के लिए चुन लिया जाए। मुंशी महेश्वर दयाल, शहंशाह ने तो खुलेआम फिरंगियों को खदेड़ने के लिए कह दिया है, और वो खुद नहीं बल्कि चुने हुए लोगों के हाथों हुकूमत सौंपने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, इस फरमान से तो साफ जाहिर है। यूं भी मियाँ बहादुर शाह जफर कुछ अलग किस्म का इंसान है। तुम ये देखो कि जब से लाल किले पर शहनशाह की हुकूमत कायम हुई है, दिल्ली शहर में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब में एक अजीब किस्म का उत्साह है। न जाने कहाँ कहाँ से खजाना आ रहा है, तमाम जगहों से वफादारी के खत आ रहे हैं। मियाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, सो तो है महेश्वर। तुम दिल्ली में ही देखो, बारूद, तोपें और बंदूकें बनाने के कितने ही कारखाने खुल गए हैं। सुना है कि सिर्फ चूड़ीवालान में एक कारखाना ऐसा है जो रोजाना 700 मन बारूद बनाता है। देखो मियाँ, दिल्ली के लोगों में ये जज्बा इसलिए भी है कि शहनशाह बहादुर शाह जफर रोजाना हाथी पर बैठकर दिल्ली में घूमते हैं, जनता और सिपाहियों की हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन महेश्वर, अंग्रेज कौम का कोई भरोसा नहीं है। वो जब तक मुल्क से चली ना जाए तब तक चैन की सांस लेना समझो गुनाह है। तुम क्या समझते हो, उनके हाथों में ये जो सोने की चिड़िया लगी है उसे वो यूं ही आजाद हो जाने देंगे? हाँ, सो तो है, पर देखो वक्त क्या करता है। हाँ, और क्या। रुहेला सरदार और सेनापति बख्त खां के दिल्ली आने पर उसका शानदार स्वागत किया गया। इस बीच सेनापति मिर्जा मुगल में शासन करने के गुण नहीं दिखाई दिए। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटे मिर्जा मुगल के प्रति कोई ममता नहीं दिखाई और उसे सेनापति के पद से हटा दिया। उसकी जगह बख्त खां को सेनापति और दिल्ली का गवर्नर बना दिया। जहांपना, आपने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसे पूरी वफादारी के साथ निभाऊंगा
और आपने जो मेरे अंदर भरोसा दिया है उसे मरते दम तक पूरा करूंगा। जहांपना, मेरे बंदोबस्त में जो रुकावट डालेगा, चाहे वो शहजादा ही क्यों ना हो, तो मैं उसके नाक कान कटवा डालूंगा। बख्त खां, हमें ऐसे ही सख्त और वफादार गवर्नर की जरूरत है। हमारी तरफ से तुम्हें पूरे इख्तियारात दिए जाते हैं। बख्त खां बड़ा ही योग्य और वीर सेनापति और शासक था। बख्त खां के साथ करीब 14,000 पैदल, 2 या 3 सवार पलटने और बहुत सी तोपें थीं। वो अपनी सेना को 6 महीने की तनख्वाहें पेशगी दे चुका था। उधर कंपनी की सेना इकट्ठा होकर दिल्ली की दीवारों के बाहर आकर जमा हो चुकी थी, लेकिन उसमें हमला करने का साहस न था। 9 जुलाई को बख्त खां ने कंपनी की सेना पर जबरदस्त हमला किया। अंग्रेजी सेना के सामने भागने के सिवाय कोई चारा न बचा। इतिहासकार मालेसन लिखता है कि इस हार से गोरे सिपाही इतने बौखला गए थे कि उन्होंने कैंप में जाकर कई देशी सिपाहियों और नौकरों को गुस्से में ही मार दिया। 25 अगस्त को सेनापति बख्त खां ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजी सेना पर हमला किया। उसके साथ बरेली और नीमच की सेनाएं भी थीं। बख्त खां ने जब आगे बढ़कर नजफगढ़ के पास गोरी सेना पर आक्रमण किया तो नीमच की सेना ने विश्वासघात कर दिया। वो वहां से खिसककर अंग्रेजों से मिल गई। इससे बख्त खां को बाकी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। धीरे धीरे कंपनी ने और सेना जमा की। उसके साथ 3,500 अंग्रेज, 5,000 सिख, गोरखे और पंजाबी, 2,500 कश्मीरी, जींद का महाराजा और उसकी सेना मदद के लिए आगे आ गए। इतिहास लेखक फॉरेस्ट लिखता है कि कंपनी के भारतीय सिपाही उस वक्त अपने प्राणों पर खेलकर अपने अंग्रेज सेनापतियों की आज्ञा मानने को तैयार थे। कंपनी ने दिल्ली के अंदर कई विश्वासघाती पैदा कर लिए थे। इनमें सबसे बड़ा गद्दार था बहादुर शाह जफर का समधी मिर्जा इलाही बख्श। मिर्जा इलाही बख्श हर वक्त बहादुर शाह के साथ रहता था और महल की तमाम बातों और सलाहों की खबरें कंपनी सेना के प्रधान मेजर हडसन को भेजता था। 14 सितंबर 1857 कंपनी की सेना ने अपने को 5 हिस्सों में बांटकर दिल्ली पर हमला कर दिया। भाई महेश्वर दयाल, आओ आओ मियां अहमदुल्लाह, आओ। महेश्वर दयाल, लगता है तुम आज सुबह सुबह ही उठ गए हो। और तुम भी तो आज इतने तड़के आ गए। क्या करता अब, कल मियां दिल्ली का जो हाल देखा है, बस उससे तो समझो सारी रात नींद नहीं आई। बस यार मुंशी, अपना भी यही हाल था। कल जो कुछ देखा उससे मैं भी सो न सका, पर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने गजब की बहादुरी दिखाई। हाँ, सो तो मानना ही पड़ेगा।
सुना है सवेरे सवेरे जनरल निकलसन सबसे पहले फसील की तरफ बढ़ा था, लेकिन हमारी फौजों ने भारी गोलाबारी की। कंपनी की फौजों के बहुत लोग मारे गए, पर कश्मीरी दरवाजे के पास निकलसन फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया। मुझे जब पता लगा तो मैं उधर चला गया, दूर से नजारा देखा। तोपों के धुएं के सामने कुछ न दिख रहा था। अचानक एक धड़ाका हुआ, कश्मीरी दरवाजे का एक हिस्सा गिर गया और बहुत से गोरे सिपाही अंदर घुसने में कामयाब हो गए। मैं तो सब्जी मंडी की तरफ गया था। वहां मेजर रीड काबुली दरवाजे से बढ़ना चाहता था, लेकिन दिल्ली की सेना ने ऐसा हमला किया कि मेजर रीड घायल होकर गिर पड़ा और अंग्रेजी सेना को हटना पड़ा। अरे क्या बताऊं अहमदुल्ला, मैं तो ये सुनकर घबरा गया कि कंपनी की सेना जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रही है। उस वक्त जामा मस्जिद में कई हजार मुसलमान जमा थे। सबके पास तलवारें थी, बंदूकें न थी। मैं किसी तरह छिपते छिपाते वहां पहुंचा तो देखा कि लोग तलवारें लिए जामा मस्जिद से निकल पड़े। 200 लोग तो सीढ़ियों पर ही गोलियों का शिकार हो गए मियां। लेकिन बाकी लोगों ने अंग्रेजी फौज को तलवार के हमलों से इतना मारा कि वो कुछ ही देर में भागती नजर आई। अंग्रेज सेनापति कर्नल कैंपबेल भी घायल होकर भाग गया। भाई जो भी हो महेश्वर भाई, इस वक्त हिंदुस्तानी सिपाहियों का जज्बा बड़ा हुआ है। हाँ अहमदुल्ला, पर मियां कुछ विश्वासघाती हमारी सारी किलेबंदी को कमजोर कर रहे हैं, ये भी मैंने सुना है। तौबा तौबा, मुल्क के ये दुश्मन कौन है? उन पर खुदा की मार क्यों नहीं पड़ती? बस सब तो मियां सांस रोक कर देखते रहो कि क्या होने वाला है। दुआ करो कि हम गुलाम होने से बच जाएं। हाँ मियां। क्रांतिकारी सेना ने 15 सितंबर से 24 सितंबर तक दिल्ली की एक-एक इंच भूमि के लिए अंग्रेजों का मुकाबला किया। कंपनी सेना के 4000 और क्रांतिकारी सेना के इससे भी ज्यादा लोग मारे गए। धीरे-धीरे 3/4 शहर कंपनी के कब्जे में आ गया। इसका मुख्य कारण विश्वासघात और कुछ हिंदुस्तानी सेनाओं का कंपनी की मदद करना था। 19 सितंबर की रात को बख्त खां शहंशाह बहादुर शाह जफर से भेंट करने के लिए गया। बख्त खां, दिल्ली तो हमारे हाथों से करीब करीब निकलती नजर आ रही है। जहां पना, दिल्ली के हाथ से निकलने पर हमारा कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ने वाला। हालांकि तमाम मुल्क में आग लगी हुई है, लेकिन आप अंग्रेजों से हार कबूल न कीजिए। बेहतर होगा कि फिलहाल आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए। मुझे पूरा यकीन है कि आखिर में जीत हमारी ही होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमें तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है बख्त खां। तुम्हारी राय ठीक है। कल सवेरे आकर मिलो हमसे, तभी आगे की बात पर फैसला करते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इलाही बख्श पर जोर दिया कि तुम किसी तरह बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोके रखो। इसके लिए उसे बहुत से इनाम का लालच भी दिया गया। हुमायूं के मकबरे में अगले दिन बख्त खां बहादुर शाह से मिलने आया। इलाही बख्श भी वहीं था। जहां पना, मैं आ गया हूं, आप चलिए मेरे साथ।
आपको कोई छू भी नहीं सकेगा। नहीं, शहंशाह ने यहीं दिल्ली में रहने का फैसला किया है। ओह, तो ये मशवरा तुम्हारा ही होगा, लेकिन एक गद्दार की बात पर जहांपना कभी यकीन नहीं करेंगे। धोखेबाज तो तुम हो पठान। गद्दार इलाही बख्श, मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, खबरदार। बख्त खान, तलवार म्यान में वापस डाल दो। अरे भाई, ये हमारे समधी हैं। यानी आपको मेरी वफादारी पर यकीन नहीं है? बख्त खान, हमें तुम्हारी हर बात पर यकीन है। हम तुम्हारी हर राय को दिल से पसंद करते हैं, मगर क्या करें, जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया है। हमको हमारे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो। हमारी फिक्र ना करो, अपने फर्ज को अंजाम दो। दिल्ली के उस स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट यदि बहादुर शाह था और हाथ पैर हजारों हिंदू मुसलमान सिपाही थे, तो उसका दिल और दिमाग बख्त खां था। बहादुर शाह का यह जवाब सुनकर बख्त खां का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चुपचाप सिर झुकाए हुमायूं के मकबरे से चला गया। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे SM जहीर, बनवारी तनेजा, मनोज भटनागर, सुभाष गुप्ता, कीमती आनंद, आदिल राणा, AK शर्मा, सतीश पासी, TR मेहता, रईस मिर्ज़ा, शाहनवाज, अंजलि, वीणा मेहता और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।